नमस्कार। आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लेके आए। यदि आप यूपी से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको इसके लिए एक टेस्ट देना होता है जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है, CNET एग्जाम में आपसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मायने रखते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपको आगे भी नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास देखने को मिलती रहे। जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतनी ही आपको क्लास देखने को इस टाइम मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सबसे पहले प्रत्येक अपडेट और प्रत्येक क्लास सबसे पहले देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। क्वेश्चन आज का मेरा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नियोनेटल कंडीशन रिक्वायर्ड इमीडिएट असेबिलिटी ऑफ रेडिएंट वार्मर। निम्नलिखित में से किस नवजात स्थिति के लिए रेडिएंट वार्मर की तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। रेडिएंट वार्मर जो है वो एक प्रकार का उपकरण है आपका। क्या एक प्रकार का उपकरण है जिसकी आवश्यकता कब पड़ती है? तो उसकी आवश्यकता जो पड़ती है वो हाइपोथर्मिया में पड़ती है। ये क्या होता है? तो जब हमारे एक नवजात शिशु का तापमान कम होता है, जब एक नवजात शिशु का तापमान जो है वो कम होता है, तब ये रेडिएंट वार्मर की आवश्यकता पड़ती है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यही पूछा जाए आपसे कि हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है। तो जब हमारे हाइपर का अर्थ है आपका ज्यादा, हाइपर और हाइपो दो शब्द आते हैं। इन शब्दों को पहले सीख लो, यहाँ पर बहुत काम देंगे आपको। एक शब्द आपको ज्यादातर देखने को मिलता है हाइपो, और एक शब्द आपने पढ़ा होगा हाइपर का अर्थ है यहाँ पर बढ़ा हुआ यानी कि अधिक, और हाइपो का अर्थ होता है कम। तो हाइपर कैल्सीमिया दिया हुआ है। कैल्सीमिया आप समझ सकते हैं, कैल्सीमिया जो शब्द है वो कैल्शियम से संबंधित है। तो इसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पर कि जब हमारे रक्त में कैल्शियम की अधिकता हो जाए, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, तब उसे हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। और यही पूछा जाए हाइपर ग्लाइसीमिया क्या होता है। तो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तब उसे हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। और जब कम हो तो उसे हाइपो कहते हैं। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो तब उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने, हमने आपको चारों ही ऑप्शन समझा दिए। राइट आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन ए होगा, हाइपोथर्मिया होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? कई बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ। बीसीजी का जो टीका है ये किसे दिया जाता है? टीका या वैक्सीन जिसे कह सकते हो। बीसीजी का जो वैक्सीन है वो टीबी रोग में दिया जाता है। किस रोग में दिया जाता है? टीबी रोग में। टीबी रोग एक जीवाणु के माध्यम से होने वाला रोग है, जिसका जीवाणु का नाम, बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो इसका पूरा यानी बैक्टीरिया का नाम है, पूरा नाम है आपका ये। और वही पूछा जाए कि बीसीजी का टीका दिया किसमें जाता है? तो टीबी में दिया जाता है, जो एक जीवाणु के माध्यम से होने वाला रोग है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। यहाँ पर लिखा हुआ है बैसिली कैलमिटी ग्यूरिन, ये भी आप कर सकते हो। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बैसिली कैलमिटी ग्यूरिन। ये बीसीजी का आपका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, जो किसमें दिया जाता है टीका? टीबी रोग में आपका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रक्तचाप का आकलन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यदि आपको ब्लड का प्रेशर नापना है, रक्तदाब नापना है ब्लड का, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? किस उपकरण का प्रयोग आप करेंगे? मैनोमीटर का, स्पाइग्नोमैनोमीटर का, बैरोमीटर का, या थर्मोमीटर का? तो थर्मामीटर का प्रयोग तो आपको पता है तापमान मापने के लिए किया जाता है, टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता है। बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग जो है एटमॉस्फेयर में हमारे दबाव को नापने के लिए, वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए, प्रेशर को मापने के लिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दबाव को मापने का यंत्र है, ये दबाव को मापने का एक यंत्र ये भी है आपका। राइट आंसर जो आपका होगा वो स्पेग्नोमैनोमीटर जो है वो इसका प्रयोग जो है वो किसमें किया जाता है? रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर, यानी कहने का अर्थ है बीपी को मापने के लिए किया जाता है। सामान्य बीपी कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए 120/80 mm
mmHg इतना होता है आपका। 120 है जो आपका वो सिस्टोलिक है और 80 जो है वो आपका डायस्टोलिक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 आपका, ठीक है। mmHg, जी आपका Hg क्या है तो पारा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं यहाँ पर ABMU का फुल फॉर्म क्या है। ये भी आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है आपसे कि ABMU अम्बू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो इसका फुल फॉर्म जो आपका होता है वो क्या है, एडवांस मटेरियल ब्रीथिंग यूनिट है, या एयर मार्क है, या एयरवे है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन डी राइट होगा, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट कहा जाता है इसे। राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। याद कर लेना, पूछा जाए कि ABMU का फुल फॉर्म क्या होता है तो आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन हमारा है कि AMBU बैग कहाँ यूज किया जाता है। यदि आप सरल भाषा में समझना चाहो तो जब हमारे फेफड़े सही से कार्य नहीं करते, जब हमारे फेफड़े सही से वर्क नहीं करते हैं तब इस बैग का यूज किया जाता है श्वसन क्रिया में। अब यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या हो जाएगा, तो टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल, यानी कि प्रोवाइड का प्रदान करना, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन, एंड रेसिस्टेंशन जब आप आर्टिफिशियल कृत्रिम श्वसन और पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए हम इस बैग का यूज करते AMBU का। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद कर लीजिए इसकी फुल फॉर्म, मुझे कमेंट करके बताना कि AMBU की फुल फॉर्म क्या है। देखिए आपने कितनी ध्यान से सुनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिशु को ऑक्सीजन देने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू गिव ऑक्सीजन फॉर एन इन्फेंट। शिशु को ऑक्सीजन देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, नेजल कैन्युला, ऑक्सीजन हुड, या फेस मास्क, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑक्सीजन हुड का प्रयोग किया जाता है। अब ये ऑक्सीजन हुड क्या होता है, इसे हेड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसे हेड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। शिशुओं को अतिरिक्त यदि ऑक्सीजन देनी हो, यदि शिशुओं को अतिरिक्त ऑक्सीजन देनी होती है तो एक प्लास्टिक का बक्सा होता है, ये किसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक का बना हुआ एक बक्सा यानी कि बॉक्स होता है जिसे हम ऑक्सीजन हुड कहते हैं, जो शिशुओं को ऑक्सीजन देने के लिए पर्याप्त होता है, जिसके अंदर गर्म और साथ ही साथ नमी, गर्म वायु भी हो सकती है इसमें और नमी वाली वायु आपकी हो सकती है, नम और गर्म दोनों ही ऑक्सीजन युक्त होता है ये। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन हुड दिया जाता है बच्चों को, ऑक्सीजन हुड का उपयोग किया जाता है एक शिशु को ऑक्सीजन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है, फ्रेंच ब्लू है, या आपका ऑरेंज है, या ओनली व्हाइट है। तो राइट आंसर जो आपका होगा ब्लैक एंड व्हाइट। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन हम कई बार आपको करा चुके हैं बायोलॉजी में, और आप सभी से कहना चाहेंगे हम कि जब भी आप बायोलॉजी को पढ़िएगा तो बहुत ही ध्यान से पढ़ा करें, क्योंकि बायोलॉजी के कई सारे क्वेश्चन आपको लगभग हमारे हिसाब से 10 से लेके 15 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे बायोलॉजी संबंधित होंगे जो आपके जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बायोलॉजी में जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो आपका पोर्शन है उसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको कई क्वेश्चन आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आपको कई बार करा भी चुकी हूँ। इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क इज, यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, दूध होते हैं, उनमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित होता है। इम्यूनोग्लोबिन यानी इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, IG का फुल फॉर्म क्या होता है। IG का जो फुल फॉर्म है वो आपका इम्यूनोग्लोबिन है, ठीक है। तो ब्रेस्ट मिल्क में जो IG होता है वो कौन सा होता है, IgA पाया जाता है। राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आपका ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ये मुझे कमेंट करके बताना इनमें से आपका कौन सा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, BCG वैक्सीन रिकमेंड फॉर इन्फेंट अंडर द 1 मंथ। एक महीने का जो बच्चा होता है, शिशु होता है,
उसे BCG वैक्सीन कितनी रिकमेंड की जाती है, तो वो आपको 0.05 ml 0.05 ml की जाती है, यानी कि उसे जो वैक्सीन लेना है, टीका लगाना है, वो सिर्फ आपका 0.05 ml का ही आपको लगाना है। यदि कोई बच्चा 1 महीने से नीचे का, अंडर द 1 मंथ, 1 महीने से नीचे का कोई बच्चा है, इन्फेंट है, शिशु है, तो उसे BCG का जो वैक्सीन देना है वो कितना देना है आपको, 0.05 ml सिर्फ आपको देना है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। BCG का वैक्सीन दिया किस में जाता है, तो TB रोग में दिया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि रूट ऑफ सेफ एडमिनिस्ट्रेशन DPT TT एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीन, जो आपके ये टीके हैं DPT TT एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन जो है टीका है, ये हेपेटाइटिस में लगाया जाता है। ये टीका किसे प्राप्त किया जाता है, तो ये ईस्ट यानी कि खमीर से प्राप्त किया जाता है। अब ये ईस्ट क्या होता है, तो एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक यानी फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है आपका। DPT क्या है, तो ये इस टीके को ट्रिपल वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है, और ये टीका 3 रोगों में लगाया जाता है। वो 3 रोग कौन कौन से हैं, तो आपका D से है डिफिथीरिया, P से परट्यूटिस यानी काली खांसी, और T से आपका है टिटेनस। इन 3 रोगों में ये टीका आपका लगाया जाता है। भाई TT की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका भी आपका टिटेनस टॉक्साइड इसे कहते हैं, टिटेनस टॉक्साइड के नाम से इसको जानते हैं। और ये टीका लगाया किस में जाता है, तो टिटेनस रोग में ही आपका लगाया जाता है। तो इनको लगाने का सही तरीका क्या है प्रशासन के द्वारा, तो इंट्रामस्क्यूलर होते हैं, हमारे मांसपेशियों में लगाए जाते हैं। इंट्रा मतलब आंतरिक और मस्क्यूलर यानी मांसपेशियों संबंधित, तो आपका इंट्रामस्क्यूलर ये टीके आपके होते हैं। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है और कई बार आपसे पूछा भी जा चुका है। मिल्क इंजेक्शन अकर्स ड्यू टू हार्मोन, जो मिल्क को निकालने के लिए कौन सा हार्मोन आपका जिम्मेदार है, किसकी वजह से, तो वो आपका प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन तो दुग्ध को निर्माण करने में सहायक होता है, और एस्ट्रोजन आपका ये कहते तो इसे फीमेल हार्मोन, पर ये ओवरी से स्रावित होने वाला हार्मोन है, ये एक प्रकार का फीमेल हार्मोन है। मादा हार्मोन है, पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है, तो वो आपका एस्ट्रोजन है, जो ओवरी से स्रावित होता है, ओवरी से स्रावित होने वाला, अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है। वैसोप्रेशन का नाम है ADH, इसे ADH के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इस ADH हार्मोन की कमी से एक रोग होता है जिसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ये आप याद कर लेना। ऑक्सीटोसन, तो यार राइट आंसर जो आपका बचेगा वो ऑप्शन डी राइट होगा। ऑक्सीटोसन जो हार्मोन है वो मिल्क इंजेक्शन कराने में सहायक है। कौन सा, ऑक्सीटोसन। ये निकलता कहाँ से ही, ये दोनों ही हार्मोन जो आपके हैं वैसोप्रेशन और ऑक्सीटोसन, ये आपके पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है उसके पश्च भाग से। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी राइट आपका हो जाएगा। मैंने आपको चारों ही ऑप्शन समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द मिल्क इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड, जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद एक बच्चे का जन्म होने के बाद जो फर्स्ट वीक में जो दूध का स्रावन होता है मेमरी ग्लैंड्स के द्वारा, उस दुग्ध को क्या कहा जाता है, तो उस दुग्ध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम के नाम से, कोलेस्ट्रम के नाम से उसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी आपसे पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच एमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड इन ए न्यू बॉर्न बेबी विद क्लेफ्ट लिप, जब एक बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी जो बच्चा होता है जब वह दुग्ध पीता है माँ का, तो उनके ओठों के द्वारा जो एक्टिविटी होती है लिप के द्वारा, उसे क्या कह सकते हैं आप, तो वहां पर हम उसे सकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सकिंग। राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सकिंग उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका दिया है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IUCD, IUCD की फुल फॉर्म आपकी क्या है, इंट्रा यूट्राइन कोऑपरेटिव डिवाइस है, इंट्रा यूट्राइन कॉपर डिवाइस है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, या इंट्रा यूरेथ्रल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपने बायोलॉजी में भी इस प्रकार का क्वेश्चन एक पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन
कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। स्पेलिंग भी अच्छे से देख लेना, स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक यहाँ होती है, कहीं आपको इंट्रा की जगह पर इंटर भी दे दिया जाएगा, पूरा सेम यही होगा, पीछे वाला आगे आपको इंटर दे दिया जाएगा। तो आप स्पेलिंग को बहुत ही ध्यान से सुनना, स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सिफिलिस इज ए डिसीज विच कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। जो सिफिलिस नाम का रोग है, जो एक प्रकार के बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जो एक आपका यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी रोग है, जिसे हम कह सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारित रोग। ये रोग जो है वो किसकी वजह से होता है, तो वो आपका ट्रेपेनोमा पैलिडम के कारण होता है। ट्रेपेनोमा पैलिडम नाम का एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से आपका सिफिलिस रोग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि HIV वायरस के द्वारा जो रोग आपका होता है वो एडिस रोग आपका होता है। कौन सा, एडिस। ये भी एक यौन संचारित रोग है, ये भी एक प्रकार का STD रोग है। नाइसेरिया पूछा जाए, नाइसेरिया क्या है, तो नाइसेरिया जो है वो भी आपका एक यौन संचारित रोग है। सिफिलिस, नाइसेरिया, एडिस, क्लेमाइडियसिस, ये सब आपके यौन संचारित रोग है। ठीक है, याद कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉपर टी इज मेड ऑफ। कॉपर टी जो है वो किसका बना होता है, तो ये पॉलीसेरेथेन का बना होता है, पॉलीसेरेथेन का बना हुआ होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कॉपर टी किसका बना होता है, तो पॉलीसेरेथेन का बना होता है, जो एक प्रकार का क्या है आपका तांबा मोचक आयुडी है, आपका तांबा मोचक आयुडी यानी कॉपर मोचक आयुडी जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, बिटॉट स्पॉट अकर इन विच विटामिन डिफिशियंसी। जो बिटॉट स्पॉट बनते हैं आपकी आई में, बिटॉट स्पॉट क्या है, तो आंख में, आपकी जो आंख होती है, जो आई होती है, उसमें जो सफेद वाला ये पार्ट है, इसमें आपके धब्बे पड़ जाते हैं, लाल कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसे हम बिटॉट स्पॉट कहते हैं, बिटॉट स्पॉट के नाम से उसे जानते हैं। तो ये विटामिन की कमी से होता है। वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपको पता है कि आंख से संबंधित आपकी एक ही विटामिन है जिसका नाम है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ही आपका क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। रतौंधी जो जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये रोग आपका विटामिन ए की कमी से होता है। वही आपका विटामिन ए की कमी से ही बिटॉट स्पॉट होते हैं, आंख में जो धब्बे पड़ जाते हैं सफेद वाले पार्ट पर, वो भी आपके इसी विटामिन की वजह से होते हैं। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, तो वो आपका रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। B1 का पूछा जाए, बी जैसे विटामिन बी जो होती है उसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कई सारी विटामिन आती है, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, ये सभी विटामिन आपकी बी विटामिन के अंतर्गत आती है। इसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन सी, इसका केमिकल नेम आपका होता है एस कार्बिक अम्ल, एस कार्बिक अम्ल इसका केमिकल नेम है। विटामिन डी का पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल आपका है, क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटिस रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, रिकेटिस। वही बड़ों में पूछा जाए, एडल्ट में कौन सा हो जाता है, तो ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया नाम का एक रोग होता है जो बड़ों में पाया जाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, तो स्कर्वी रोग आपका होता है। कौन सा होता है, स्कर्वी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डाउन सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द क्रोमोसोम। जो आपका डाउन सिंड्रोम है वो एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है, आनुवंशिक रोग है, जो कितने क्रोमोसोम की वजह से होता है। वो कौन सा क्रोमोसोम है जिसकी वजह से होता है, तो डाउन सिंड्रोम जो है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। जहां आपके 46 गुणसूत्र होते हैं वो 47 आपके हो जाते हैं। तो 47 जब एक गुणसूत्र की अधिकता हो रही है तो यह इसका अर्थ है यह ट्राइसोमी हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्राइसोमी। जब गुणसूत्र बढ़ जाए हमारे शरीर में, कोई गुणसूत्र है, कोई जोड़ी, किसी जोड़ी पर गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, बढ़ जाता है कोई गुणसूत्र एक, तो उसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। और जब कम हो जाता है तब उसे हम मोनोसोमी कहते हैं। मोनोसोमी जैसे आपका टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जो आपका होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या केवल 45 होती है। कितनी होती है, 45। जो 46 गुणसूत्र आपके शरीर में होते हैं वहां पर 45 आपके रह जाते हैं, यानी एक गुणसूत्र कम हो जाता है। जब कम होता है तो उसे मोनोसोमी कहते हैं।
जब अधिक हो जाते हैं तो उसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। तो यहाँ गुणसूत्र की क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। यहाँ एक गुणसूत्र की अधिकता होती है यानी कि ट्राइसोमी होती है। या गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आपकी 47 हो जाती है। वो कितने नंबर पे होती है, तो 21वीं जोड़ी पर आपकी होती है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 18वीं जोड़ी पर कौन सा होता है, तो 18वीं जोड़ी पर एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। उस सिंड्रोम का नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो इसका नाम है। पूछा जाए कि एडवर्ड सिंड्रोम कितने जोड़ी गुणसूत्र पर होता है, तो 18वीं जोड़ी पर। यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पर भी एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, यानी कि 46 की जगह पर यहाँ पर भी आपके 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, ट्राइसोमी होती है यहाँ पर भी। समझ में आया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, 21वीं जोड़ी पर। क्वेश्चन दिया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नोट्स ऑन नर्सिंग। नोट्स ऑन नर्सिंग जो बुक है ये किसकी बुक है, तो एक बुक है, एक व्यक्ति है, एक महिला है जिसकी बुक है, उसका नाम क्या है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। हमारा की फुल फॉर्म ऑफ आशा। आशा की फुल फॉर्म क्या है, आशा जो है वो सामाजिक एक कार्यकर्त्री है जो काम करती है हमारे नर्स के रूप में एक प्रकार से। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, नर्स से संबंधित है। दूसरी बात, आपको कमेंट करके मुझे एएनएम और जीएनएम की फुल फॉर्म बतानी होगी। एएनएम और जीएनएम की फुल फॉर्म क्या है, जीएनएम की फुल फॉर्म आपकी पूछी जा चुकी है। दोनों ही एक डिप्लोमा कोर्स है, नर्सिंग से संबंधित इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। और साथ ही साथ मुझे बीएससी नर्सिंग की फुल फॉर्म भी बताना, बीएससी नर्सिंग की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपके कमेंट में होने चाहिए। देखिए कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देता है सही बिल्कुल और सबसे पहले। तो देखिए आशा की फुल फॉर्म आपकी यहाँ लिखी हुई है, आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में अपनी। यहाँ लिखा हुआ है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये आपको याद होना चाहिए। ये फुल फॉर्म काफी इंपोर्टेंट है, ऐसे भी आपसे पूछी जा सकती है। बताओ आशा में एच से अर्थ क्या है, तो आशा में एच का जो अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है वो हेल्थ से संबंधित है। एस का क्या है, तो सोशल से संबंधित है। इस प्रकार से भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और 2-3 बार इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे ही आपको याद हो जाएगी। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, अदर नेम ऑफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। आपका पूछा गया है कि यहाँ पर हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट जो कमेटी है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम आपका क्या है। तो इसका दूसरा नाम जो आपका है वो आप जानते हो, भोरे कमेटी। भोरे कमेटी के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, कब इसे ये शुरू हुआ है, तो ये कमेटी की जो शुरुआत है वो सन 1943 ईस्वी। पूछा भी जाता आपसे क्वेश्चन कि भोरे कमेटी कब शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो सन 1943 से। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट जो कमेटी है उसका दूसरा नाम भोरे कमेटी भी आपका है। क्या है, भोरे कमेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द अनदर नेम ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है। लेप्रोसी जिसे हम कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, जो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, इसका दूसरा नाम आपसे पूछा गया। तो इसका दूसरा नाम है हैंसन्स डिसीज। इसे हैंसन्स डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, लेप्रोसी रोग को। क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी की यदि आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल पर अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।